भट्टी साहब, ये जो नुमान साहब भी बात कर रहे हैं, अब इसमें एक तरफ तो जिस तरह नुमान साहब ने ये एक्सप्लेन किया कि जो एडवर्टाइज़र्स हैं वो डोमिनेट करते हैं भारत को, इंटरनेशनल क्रिकेट को, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट प्रेशर है फार राइट का भारत के अंदर, वो तो ये चाहता है कि पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट, कोई क्रिकेट मैच, कोई टूर्नामेंट हो ही ना। अभी हमने देखा जो चैम्पियंस कप हो रहा है उसमें भी बॉयकॉट कर दिया गया। तो अगर तो इतने मैचेस कराने का प्लान है, रेवेन्यू कमाने का प्लान है, तो ये डोमेस्टिक प्रेशर को सस्टेन कर लेगा बीसीसीआई, आपको लगता है? देखिए, आपको पता है कि अभी जब चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उनके 5 तैयारे गिराए, तो आज प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो भी उसका एतराफ करते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया, कल मैं और डॉक्टर साहब और शो में थे, वहाँ डॉक्टर साहब ने कुछ इंकशाफात किए और उस प्रोग्राम में भी ये जिक्र हुआ कि जब जंग लगी हुई थी तो इंडियन मीडिया कह रहा था कि कराची पोर्ट से फला तबाही होगी, लाहौर में ये हो गया। तो क्रिकेट के मैदान में ऐसा लग रहा है कि इंडिया मैच पाकिस्तान इंडिया का तो 14 सितंबर को होगा, लेकिन उससे पहले वो बीसीसीआई को प्रेशराइज कर रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि शायद क्रिकेट जो है वो अब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मीडिया चाहता है कि हो ही ना। और जितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व है पाकिस्तान इंडिया मैच पे, तो इंडियन मीडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये 14 सितंबर के मैच से पहले मीडिया वॉर लड़ी जाए। और आप देखें कल से जिस तरह सोशल मीडिया पर उनके मेन स्ट्रीम चैनल पर उनके बड़े बड़े एंकर जिस तरह वावेला कर रहे हैं, लग रहा है कि सफे मातम बिक गई है। मेरे ख्याल में क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहने दें, जंग या सियासत को सियासत की हद तक रहने दें, लेकिन इंडिया का ये जो नैरेटिव है, ये पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान भी पिटा था और अब लग ऐसा रहा है अब भी उनको मुंह की खाना पड़ेगी। तो बीसीसीआई चले खेल को आगे ले जाने के लिए एक बात कर रही है, लेकिन भारतीय मीडिया जिस तरह मातम कर रहा है, वावेला मचा रहा है। लेकिन भट्टी साहब वो तो चले, भारतीय मीडिया है ना, वो टीआरपीज के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन जो एथलीट हैं जब वो भी यही सब करना शुरू हो जाएंगे, फॉर इंस्टेंस शिखर धवन साहब को आप देख लें या हरभजन सिंह को देख लें, तो लगता तो वही है कि जो डायलेक्ट बोली जा रही है, जो अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, वो पॉलिटिकल सारी गुफ्तगू है सिर्फ। तो जिस तरह सौरव गांगुली ने कहा कि मैचेस होने चाहिए, इस तरह की वॉइसेस ही वहाँ पर बहुत कम रह गई हैं। देखिए, अगर आप इंडिया के थोड़े से डायनेमिक्स देख लें, सौरव गांगुली का ताल्लुक चूंकि कोलकाता से है और वहां पर आपको पता है कि साल से ममता बनर्जी की हुकूमत है और बीजेपी का दूर तक वहां नामो निशान नहीं है। बल्कि अगर आपको याद हो 2016 में जब पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाना था और वहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज हुए और पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात थे, मुझे याद है चौधरी निसार अली खान उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो ममता बनर्जी सामने आई, उन्होंने पाकिस्तान टीम को अश्योरेंस दी कि आप हमारे शहर में आके मैच खेलें, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो कलकत्ता वाली साइड है वहां पर थोड़े से हालात डिफरेंट है। अब चूंकि शिखर धवन और दूसरे प्लेयर्स कोई दिल्ली में रहता है कोई मुंबई में रहता है, तो वहां उनको बीजेपी की जुबान बोलना पड़ रही है। चलें, ठीक है, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नुमान साहब, ये एक तो आपने जो रेवेन्यू वाइज डोमिनेशन की बात की इंडियन बोर्ड की, विक्रांत गुप्ता जो भारतीय साफ़ी हैं वो कह रहे हैं, लग ये रहा है कि स्टैचर जो मुकाम था हमारा वो अब लूज़ हो चुका है। उसकी वजह यह है कि हम सुपर पावर नहीं रहे क्रिकेट में, हम वेन्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उनका तो मेल्ट डाउन हो रहा है, वो तो कह रहे हैं कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ है, विक्रांत का अपना एक ओपिनियन ज़रूर होगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी रेलेवेंस कम नज़र आती है। फैक्ट ये है कि आप अगर नंबर्स में देखें, आप अगर रेवेन्यू शेयर और मार्केट का शेयर देखें और अब इंडियन क्रिकेट का इम्पैक्ट देखें, ग्लोबल इम्पैक्ट देखें, तो वर्चुअली वो एक फाइनेंशियल सुपर पावर है व्हेन इट कम्स टू आईसीसी एंड क्रिकेट। ये जो है ना, इट्स मोर देन दैट। जो मैंने आपको बताया कि एट टाइम्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर की बात भी हो जाती है, क्योंकि इसमें स्टेक्स बहुत बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हम जब ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, मैंने अभी एक नाम लिया था कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्रॉडकास्ट का जो स्टेक्स हैं वो अंबानी ग्रुप के हैं। एंड यू नो
वेरी वेल कि अंबानी ग्रुप की इंडिया में करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट के साथ और वैसे कैसे पोजिशनिंग है। सेकेंडली मुझे ऐसे लगता है, मैं इवन विक्रांत के भी बारे में ये कहूंगा कि एक एग्जैजरेटेड पेट्रियोटिज्म की बात है, ये जो शेखर धवन वगैरह और ये इनसाइड देयर हार्ट्स दे आल्सो नो। वो जो मैच कॉल ऑफ हुआ, ये जो लेजेंड्स लीग का है, वो तो एक इररेलेवेंट लीग है, ना बीसीसीआई ने प्रूव की, ना आईसीसी की प्रूव लीग है, अच्छा। ना वो पाकिस्तान बोर्ड का स्टेक है। और आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर एक छोटी सी दुकान इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाने जा रही थी आफ्टर दिस मेगा इवेंट, ये जो वॉर हुई और एक जो हिस्टेरिकल रिस्पॉन्सेज हुई हैं और एक जो एक इंटरेस्ट है इंडिया पाकिस्तान में, तो डू यू थिंक ये जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं ये अलाउ करते हैं ऐसा मैच होना? बिल्कुल। तो ये वो तो एक प्राइवेट बिजनेस है वो जो कर रहे हैं। नुमान साहब एक और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और नुआंस ये भी है कि बांग्लादेश में जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होने की बात होती है तो भारत कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑनलाइन भी हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, बाद में कर ली वो और बात है। उनके बोर्ड से क्या इशू है? वहाँ तो जंग नहीं हुई। नहीं, वो एक्चुअली इशू जो है वो नहीं था बांग्लादेश से, वो कि आजकल उनकी जियोपॉलिटिकल रिलेशंस तो काफी वो हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं, लेकिन इशू बांग्लादेश से नहीं था, इशू पाकिस्तान से है। और इशू ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और आपके फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो इशू ये था कि उन्होंने यस दे ट्राइड सबोटाजिंग अपने लेवल पे, बीसीसीआई ने श्रीलंका और ओमान, अफगानिस्तान को, ओमान को तैयार किया हुआ था। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब वो बहुत बड़े आउटले में आप इसको देखें, जब फाइनेंशियल स्टेक्स की बात आई, जब कोर्ट्स में जाने की बात आई, जिसमें वो बात आई कि जी आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे लिटिगेशन ब्रॉडकास्टर्स को, तो देन दे स्टेप बैक एंड दे डिसाइडेड कि वो इसका हिस्सा बनेंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप कंपैटिटिव एंगल से देखेंगे तो पाकिस्तान वर्चुअली आजकल एसोसिएट मेंबर टीम बन चुकी है और इंडिया एक डोमिनेंट साइड है वर्ल्ड क्रिकेट की, वाइट बॉल में तो स्पेशली वो चैंपियंस भी हैं अभी। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिर क्यों इतना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट 2-3 वजूहत से है। एक तो पूरी ब्रॉडकास्टिंग के जो आई बॉल्स हैं, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड 250 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, एक ये रीजन है। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी और ग्रे इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, इवन बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड बिटवीन दीज टू टीम्स। तो वो ये सारे कोलैटरल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। सही। भट्टी साहब, जिस तरह नुमान साहब ने भी एसोसिएट मेंबर की जो टर्म बोली, अब है तो डिसअपॉइंटिंग, लेकिन ये जो BRS का ट्रायो था, यानी कि बाबर, रिजवान और शाहीन, इनसे हमने, इन किनारा कशी टीम ने इसीलिए इख्तियार की कि इंटेंट और अग्रेशन, काफ़ी मीम्स भी बन रहे हैं इसके ऊपर कि इंटेंट और अग्रेशन पे आपने ये सब नए लड़कों को सिलेक्ट किया। बांग्लादेश जाके वो T20 सीरीज़ हार जाते हैं, क्या करें अब? मज़ीद क्या, किस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें? उन्हीं को वापस ले आएँ, इन्हीं को चलने दें, किस पे इन्वेस्ट करें? देखें शाह साहब, इत्तेफाक ऐसा है कि बाद लोग आजकल ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट हमारे पास जरूर है, लेकिन हमारे जो सबर का पैमाना है वो बहुत जल्दी लबरेज हो जाता है। यही बांग्लादेश की टीम, हमने होम ग्राउंड पर इसको 3-0 मारा, लेकिन यंगस्टर्स को अगर हमें ग्रूम करना है, अगर हम चाहते हैं कि बाबर और रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करें, तो थोड़ा सा फिर हमें इनको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ओवरनाइट कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ना कोई ऐसी चीज है कि हम अलादीन के चिराग की तरह बटन दबाएंगे और पाकिस्तान टीम जीत की राह पर गांधी हो जाएगी। बाबर, रिजवान और शाहीन की वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अहमियत है, लेकिन अब हमें ये तय करना होगा, हमें वंस फॉर ऑल मीडिया को भी बताना होगा कि हमारे ये फ्यूचर प्लान में है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह बांग्लादेश की सीरीज हम हारे हैं, फिर हमने वन साइडेड तीसरा मैच जीत लिया, तो अब ये वेस्ट इंडीज की सीरीज मेरे ख्याल ये अब टर्निंग पॉइंट है। इन 3 मैचों में अब ये तय हो जाएगा कि अब इन तीनों लड़कों की वापसी हो सकेगी या फिर इन यंग लॉर्ड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है नुमान साहब, आपका टेक इस पर कि आपका भी यही ख्याल है कि इन्हीं पर बेट करना पड़ेगा हमें? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बाबर आजम है, जितना मर्जी बड़ा जनरेशनल टैलेंट है, जो मर्जी ट्रीटमेंट हुआ, और रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आप थोड़ा
वो लेवल कर रहे थे स्कोर बिकॉज ऑफ शाहिद अफरीदीज आउटबर्स्ट। अदरवाइज शाहीन इज स्टिल द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर इन T20 क्रिकेट इन पाकिस्तान। बट ये जो बाबर रिजवान वाली आप बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो रेलेवेंट है मॉडर्न T20 क्रिकेट के साथ। ये तो अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है। बट आपने जो आप अभी बात की, एक तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट सिलेक्शंस अब भी आप करी जा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। आपको एग्जांपल जल्दी से देता हूँ कि सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद बहुत टैलेंटेड स्पिनर्स हैं, उनको आप बाहर बिठा के और एक आउटसाइडर मोहम्मद नवाज को लेके आगे जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अगर आप इसके पीछे देखें, दीवार के पीछे क्या लिखा है, क्योंकि शादाब खान इन प्रेजेंस ऑफ इब्रार या इन प्रेजेंस ऑफ सुफियान मुकीम वो हिल जाएंगे और तो हमने वापस लेके आना है। सो दैट इज, जब आप इस तरह के डिसऑनेस्ट डिसीजंस लेते हैं तो कॉम्पिटिशन नहीं बनता। सेकेंडली, आपने अगर टेम्पलेट चेंज करना था और अगर आप बाबर और रिजवान को रेलेवेंट कर रहे थे तो फिर आपको पता होना चाहिए था कि मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपको स्लॉगिंग और पावर हिटिंग में फर्क पता होना चाहिए ना। टैलेंट की बात जो है वो आता है, हर मुल्क में होता है टैलेंट, कभी बहुत ज्यादा बर्जनिंग होती है, कभी कम होता है। बट उसको आप प्लेयर पाथवे में आप कैसे साइंटिफिकली इंटीग्रेट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो हमने नहीं किया। बिल्कुल, सिलेक्शन पे अगर हम मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे जैसे इस सीरीज़ में आए। बहुत शुक्रिया नुमान नियाज़ साहब, अब्दुल मटी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।